नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, सभी लोगों को पहले तो सही धन्यवाद जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और ढेर सारा प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया और प्रचार प्रसार किया भी। उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी कुछ लोगों की इच्छा थी कि सर जी व्याकरण शुरू करिए, तो आज मैं साहित्य को वहीं पे पोस्टपोन करता हूं और व्याकरण शुरू करने का निर्णय ले लिया। मैं आज से आप लोगों को व्याकरण की वीडियो समय अनुसार देता रहूँगा। तो आज बिना समय लिए हुए, बाकी बोली का और भाषा तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो वर्णमाला से हमारा शुरू करना था। तो आज से हम लोग वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। अगर वर्णमाला की बात की जाए भैया, तो वर्णमाला, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला वर्णों की माला। देखिए, जो वर्ण शब्द है ना, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है भैया। अगर आपसे पूछता है वर्ण किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है भैया, यानी वर्ण का हिंदी अर्थ होता है अक्षर। और आप सभी लोग जानते हैं भैया, अक्षर में अ का अर्थ होता नहीं, अ कहीं भी दिया होता है तो उसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाता है भैया, नहीं हो जाता है। और क्षर का अर्थ होता है क्षरण, अर्थात न क्षरण, जिसको छीला ना जा सके, जिसको और भी छोटा न की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं भैया, अक्षर कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर लगा हुआ माला शब्द, माला का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं भैया। ये जो माला होती है ना, जो माला होती है, इसमें अगर एक पुष्प का मुख ऊपर है तो ध्यान दीजिएगा दूसरे का मुख नीचे होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो एक का मुख ऊपर होगा तो सभी पुष्पों का मुख क्या होगा भैया, ऊपर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, माला का अर्थ होता है क्रमागत। जैसे ये क्रम से लगे हुए हैं ना, इसीलिए इसका अर्थ होता है क्रमागत। क्रमागत व व्यवस्थित किए गए हैं तो व्यवस्थित स्वरूप। माला का अर्थ होता है क्रमागत व व्यवस्थित स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, अब आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि वर्णमाला का अर्थ क्या होगा भैया, वर्णों का क्रमागत व व्यवस्थित समूह। वर्णों का क्रमागत और व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है भैया, वर्णमाला कहलाता है। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा, वर्णों का क्रमागत और व्यवस्थित समूह कैसे वर्णमाला कहलाता है। जैसे भैया आ से लेकर आप चलते हैं आ तक, फिर क से चलना शुरू करते हैं ज्ञ तक। तो होता क्या है, अगर हम क के बाद भैया य रख दें, फिर म रख दें, फिर ख रख दें, फिर च रख दें, तो यह वर्णमाला का व्यवस्थित समूह होगा। तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर जी नहीं होगा, तो इसे वर्णमाला का व्यवस्थित समूह नहीं कहा जाएगा। तो जिसे वर्णमाला का व्यवस्थित समूह कहा जाएगा भैया, वह आपका क्या होगा, वर्णमाला होगा। ठीक, दूसरी चीज, अब मैंने कहा भैया अक्षर होता है, अक्षर को क्षरण नहीं किया जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता है। तो एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तो भाषा की सबसे, जब इसको छोटा नहीं किया जा सकता भैया, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपसे कहेगा भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक, अच्छा, ध्वनि के एक चीज विशेष ध्यान और दीजिएगा भैया, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को या ध्वनि, कहीं कहीं ध्वनियों भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक ध्वनि नहीं होती, बहुत सारी ध्वनियाँ होती है, तो ध्वनियों भी आप कह सकते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक, और वर्णों का लिखित रूप क्या कहलाता है भैया, लिपि कहलाता है। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है भैया, वर्ण कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज,
वर्ण कहलाता है ध्वनियों का लिखित रूप। तो ध्वनि का लिखित रूप जब वर्ण होता है और वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा गया भैया, तो ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है? एक चीज ये भी जानिएगा, अगर ध्वनि की देखिए क्रम से थोड़ा पढ़िए, मेरी जो वक्तव्य मेरा रहा है मैंने कहा भैया कि आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जो चीज़ें पढ़िए वो आपके गहन अध्ययन से जुड़ी होनी चाहिए। गहन का मतलब भैया गहराई से जुड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए और पुनः उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया अब देखिए, अगर ध्वनि की बात करें भैया, तो ध्वनि होती क्या है? ध्वनि से हम केवल कर्णवत होते हैं। कर्णवत का मतलब भैया जिससे हम केवल सुन सकते हैं, जिसे हम केवल सुन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। यानी ध्वनि को हम केवल सुन सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसे हम सुनने के साथ साथ, यानी इसे हम क्या करते भैया? सुनने के साथ साथ बोलते भी हैं। सुनने के साथ हम इसको क्या करते भैया? बोलते भी है। यानी कर्णवत के साथ साथ, कर्णवत होने के साथ साथ, कर्णवत के साथ साथ हम क्या होते हैं भैया? कर्णवत के साथ हम मुखरित भी होते हैं। अब देखिए कर्णवत के साथ मुखरित कैसे होते भैया? जैसे ध्वनि होती है, अभी इस मार्कर को हम बोर्ड पर ऐसे करें तो कुछ आवाज़ जा रही होगी आपके पास ना, इस आवाज़ को आप बोल सकते हैं, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि नहीं सर जी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर हम क को बोल रहे हैं तो भैया आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक। तो यही अंतर होता है, ध्वनि से हम केवल कर्णवत होते हैं भैया, और वर्ण से हम क्या होते हैं? कर्णवत होने के साथ साथ मुखरित भी होते हैं। लेकिन समय दोनों में समान लगता है। जैसे अभी हम देखिए आवाज भी करें और बोले भी का, देखिए दोनों में समान समय लगता है का। तो लेकिन इसे हम नहीं बोल सकते हैं, और हम जो बोल सकते हैं भैया इसे आप सुन सकते हैं, इसे भी आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं। आप मेरी आवाज़ को दोहरा सकते हैं, इसकी आवाज़ को नहीं दोहरा सकते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जिससे हम कर्णवत होते हैं वो केवल ध्वनि होती है, और जिसमें हम कर्णवत होने के साथ साथ मुखरित होते हैं वह क्या होता है? आपका वर्ण होता है। और वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भैया, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को माना जाता है। अगर सार्थक इकाई की बात करता है तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द माना जाता है, और शब्द की सबसे छोटी इकाई को भैया स्वनिम कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भाषा के पहचान की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा पहचानी कैसे जाएगी? अगर पहचान की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो भाषा पहचान की सबसे छोटी इकाई क्या होती भैया? वाक्य होती है। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपिम होती है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे भैया, जब आपको शब्द पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, और जब वाक्य पढ़ाएंगे तब इसकी चर्चा हम करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके वर्णमाला की शुरुआत हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, जब वर्णमाला की शुरुआत हो गई भैया, वर्णों के क्रमागत व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समस्त भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है, ठीक। समस्त भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है, और उसी प्रकार भैया हिंदी की भी अपनी वर्णमाला पद्धति है, ठीक। हिंदी की अपनी वर्णमाला पद्धति है, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भैया 52 होती है, ठीक। अब इन 52 वर्णों को हम पुनः भैया बांटेंगे। इन 52 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। तीसरा भाग आपका योगवा लिखा जाता है, स्वर और व्यंजन इसका 2 भाग होता है,
अयोगवाह लिखा जाता है, अयोगवाह को क्यों नहीं गिना जाता, या वर्णों में केवल स्वर और व्यंजन को ही क्यों गिना जाता है, फिर अयोगवाह को जो 52 वर्ण होते हैं संख्या में उनको क्यों गिना जाता है, भेद में क्यों नहीं गिना जाता है। इन सब चीज़ों का विश्लेषण लेकर हम पुनः प्रस्तुत होंगे आपको अगली वीडियो में आपके साथ। ठीक, तो बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए भैया, ध्यान दे के अच्छे से पढ़िए और इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अब मैं आपको क्रमागत पढ़ाऊँगा, एक क्रम से पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक, बाकी जब मैं साहित्य शुरू करूंगा तो साहित्य जहां से रुका गया है वहीं से मैं शुरू करूंगा। ठीक, तो बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा भैया, धन्यवाद।